आज की शुरुआत करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उनके उत्तर देंगे, बाकी सभी ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? मानव। मनुष्य। मनुष्य। वेरी गुड। और मनुष्य की जन्मजात प्रकृति क्या है? मनुष्य की जन्मजात प्रकृति। क्योंकि मनुष्य में मानवता है। जी, मतलब मनुष्य में एक विशेष प्रवृत्ति या प्रकृति यही है कि उसमें मानवता होती है। जी। कोई अन्य? सीखने की प्रवृत्ति। वेरी गुड। और सीखने को अन्य किस नाम से जानते हैं? अधिगम। शिक्षण। वेरी गुड। अधिगम। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अवधारणा। सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी। हाँ जी महोदय। जी। अधिगम। अधिगम, हम अधिगम का अर्थ समझते हैं। अधिगम शिक्षण सकारात्मक प्रक्रिया अस्ति। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब अर्थ है, आशय, हमारे शरीर में कौन सा अंग सीखने में सबसे ज्यादा कारगर होता है? मस्तिष्क। इसी कारण इसे एक मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। और इसके दूसरा पॉइंट है निरंतरता। ये निरंतर चलती रहती है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए मन बनाते हैं या उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो हम निरंतर प्रयास करते हैं। इसी कारण इसे निरंतरता, यानी यह प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है तो हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। और जब हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन जैसे जो कार्य हम पहले नहीं कर पा रहे थे या जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमने उसे अपने व्यवहार में, जब हमें उसे सीखा, अपने व्यवहार में धारण किया, तो इसे ही सीखना, अधिगम कहते हैं। सभी को स्पष्ट हुआ? जी मैम। अधिगम, आप में से कोई बता सकता है अधिगम में मूलतः कितने पद हैं? 2 पद हैं मैम, शिक्षक और शिक्षार्थी, छात्र। वेरी गुड, 2 पद हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षार्थी की बात नहीं, अधिगम, सिर्फ अधिगम शब्द की बात हो रही है। अधि उपसर्ग पूर्वक गम। अधि और गम 2 पद हैं। वेरी गुड। तो अधिगम में मूलतः 2 पद हैं, अधि
धन गम, अधि उपसर्ग है और गम क्रियापद है। यह संस्कृत भाषा के गमरू गतों से बना है। इसका सीधा संबंध है सतत सीखने की प्रवृत्ति। अतः अधिगम सतत ज्ञान अर्जन सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम इसे दूसरे अर्थ में समझाती हूँ। जैसे अधिगम यानी हम सीखते कैसे हैं, तो प्रशिक्षण अथवा व्यवहार परिवर्तनम। तो जब हम सीखते हैं या तो हम प्रशिक्षण से या व्यवहार परिवर्तन यानी अनुभव और प्रशिक्षण से। तो अनुभव के द्वारा हम कैसे सीखते हैं, आपको एक चित्र भी दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा? जी 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 मैम। तो अनुभव, जैसे हम अधिगम में दो प्रकार से सीखते हैं, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो पहला है अनुभव। तो हम अनुभव के द्वारा कैसे सीखते हैं? एक छोटा बच्चा जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ लेता है, ज्वालाम गृहाति, और ज्वाला धारणेन तस्य हस्त दग्ध भवति। दग्ध यानी उसका हाथ जल जाता है। एक छोटा बालक जलते हुए दीपक की लौ को पकड़ता है और लौ पकड़ने से उसका हाथ जल जाता है। हाथ जल जाने पर उसे पीड़ा होती है। भविष्य में वह कभी ऐसा नहीं करता है। इसे ही अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से अनुभव होंगे, हमारे सामान्य अनुभव भी होंगे। आप सभी ने भी कुछ न कुछ अनुभव किया होगा। तो इसे ही अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं। सभी को स्पष्ट हुआ? जी मैम। जी महोदय। अब अनुभव के द्वारा सीखना हमने जाना, और अब प्रशिक्षण के द्वारा हम कैसे सीखते हैं। कल की कक्षा में सभी ने प्रशिक्षण द्वारा सीखना अच्छे से समझा होगा। इसी के साथ जैसे और उदाहरण है, व्यक्ति द्विचक्रिकाया सवारी कर्तु न शिक्षते। एक व्यक्ति को साइकिल चलाना नहीं जानता है। धीरे धीरे वह साइकिल पर चढ़ना सीखता है और साइकिल चलाने में निपुणता प्राप्त कर लेता है। इसे प्रशिक्षण द्वारा ही सीखना कहते हैं। सभी को स्पष्ट हुआ? जैसे हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण है, जैसे पाठ याद करना, गणित के प्रश्न हल करना, मोटरसाइकिल कार चलाना या कंप्यूटर में टाइप करना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अब हम अधिगम की परिभाषा जानते हैं। सबसे अधिक परिभाषाएं जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, गेट्स महोदय की परिभाषाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गेट्स महोदय के अनुसार अनुभवस्य प्रशिक्षणस्य च माध्यमेन व्यवहार परिवर्तनम शिक्षणम इति कथ्यते। गेट्स महोदय के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण का उदाहरण आप अभी समझ चुके हैं पूर्व में। तो जब हम अनुभव करते हैं या हम किसी चीज का प्रशिक्षण करते हैं, तो इसी के द्वारा सीखना कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो चीज हमें पहले नहीं आती थी और हमने उससे सीखा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो इसे ही गेट्स महोदय के अनुसार यही परिभाषा है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, मैं अपना उदाहरण देती हूँ।
जैसे मैं छोटी थी तो गाड़ी के पीछे लिखा था चालक, और हम जैसे गढ़वाली में बोलते हैं चालाक। चालाकी अलग शब्द हुआ, लेकिन मैं उन्हें एक ही समझ बैठी। तो जैसे मैं स्कूल से घर जाती थी छोटे में, तो थोड़ा रोड का रास्ता था, तो थोड़ा गाड़ी में था, फिर हमारे गांव का पैदल रास्ता था। तो मैं सोचती थी इस पे ये चालक लिखा है, उस चालक का अर्थ था जैसे ड्राइवर, वाहन चलाने वाले। तो मैं सोचती थी कि ये चालाक है तो इसके साथ नहीं जाना है। तो धीरे धीरे जब शब्दों का ज्ञान हुआ तो मैंने जाना कि इसका अर्थ ये था। तो ऐसे ही पहले अनुभव हुआ, फिर इसे ही अनुभव के द्वारा सीखना कहते हैं। जब व्यवहार में परिवर्तन हुआ, मैंने वो शब्द का अर्थ जाना, फिर मेरे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। और इसी पर गेट्स महोदय के अनुसार परिभाषा है, वुडवर्थ महोदय के अनुसार, नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान एवं अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। नवीन ज्ञान यानी कि इसका आशय भी यही है, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, हम कुछ न कुछ हमारे जीवन में नया सीखते रहते हैं, इसे ही अधिगम कहते हैं। इसी पर स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर का अर्थ है पॉजिटिव, यानी कि हम कुछ न कुछ प्रक्रिया करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं। शिक्षण हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है जब हम नए नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं। और अधिगम की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे अभी आपने पूर्व में पढ़ा है, यह मानसिक प्रक्रिया कैसे है, कोई बता सकता है? प्रमोद, यह मानसिक प्रक्रिया कैसे है? कोई अन्य? महोदय, मानसिक प्रक्रिया इस प्रकार से है जैसे कि सबसे पहले जब हम कुछ सीखते हैं तो एक मनन हमको करना होता, तो इस हिसाब से भी इसको मानसिक माना जा सकता है। जी, और जैसे हमारे शरीर का सीखने में सबसे ज्यादा कारगर अंग होता है मस्तिष्क, इसी कारण इसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। वेरी गुड। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन भवति। शिक्षण हमारे व्यवहार में परिवर्तन, यानी इसका आशय भी यही है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। जब हम व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, नीलम महोदया? जी महोदया, व्यवहार में परिवर्तन जो आपने अभी अपना उदाहरण दिया था कि आप जब छोटे थे तो आपको चालक और चालाक शब्द में अंतर पता नहीं था। जब आपको इस शब्द का ज्ञान हुआ तो जो उसमें आप में जो परिवर्तन हुआ वही व्यवहार में परिवर्तन है। हाँ, वेरी गुड। तो इसे मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, नए नए अनुभव प्राप्त करके। वेरी गुड। शिक्षण जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया निरंतरता, ये निरंतर चलती रहती है। जैसे कहते हैं शिक्षण की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और चौथा है सौद्देश्य भवति। शिक्षण की प्रक्रिया सुउद्देश्य होती है, यानी हमारा कुछ सीखना हम तभी कर सकते हैं, हम सीख किसी चीज को तभी पाते हैं जब हमारा उसके पीछे कोई लक्ष्य होगा और जिसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होगा। हम आज यहाँ पे सभी अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य होगा। हम कोई टीचर बनना चाहता होगा, कोई परीक्षा में पास होना चाहता होगा, कोई टीटी क्वालिफाइड करना चाहता होगा।
सभी के अलग अलग लक्ष्य होंगे जिस कारण हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे होंगे, और जब हम किसी चीज को, जब हमारा उद्देश्य होता है तो हम उस चीज को अधिक तीव्र गति से सीख पाते हैं। यानी जब किसी चीज के पीछे उद्देश्य होता है तो अधिगम की प्रकृति अच्छी होती है, अधिगम वहां पर सरल होता है। सभी को स्पष्ट है? जी मैम। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए हैं। किसी को पता है मतलब कि सबसे ज्यादा मान्यता किसके नियमों को दी गई है अधिगम में? सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? नरेश? महोदया संभवतः स्किनर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सीखने के नियम है उसमें सबसे ज्यादा विशेष मान्यता थॉर्नडाइक महोदय के नियमों को दी गई है। थॉर्नडाइक महोदय ये अमेरिका के हैं और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सबसे अधिकतर यही आता है थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। तो थॉर्नडाइक महोदय ने इसके दो विशेषताएं दो बताए हैं। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। मुख्य नियम ये भी परीक्षा का एक प्रश्न होता है हर बार कि मुख्य नियम कितने हैं और गौड़ नियम कितने हैं, गौड़ नियमों की संख्या कितनी है और मुख्य नियम कितने हैं। तो मुख्य नियम 3 है। मुख्य नियमों में पहला है शीघ्रताया नियम, यानी कि तत्परता का नियम। यानी जब हम किसी चीज को निरंतर करते रहते हैं, तत्परता के साथ करते हैं, तो हम उसे जल्दी सीख पाते हैं। यानी मुख्य नियम ये हर किसी सीखने में प्रयोग होते हैं और गौड़ नियम कहीं कहीं पर प्रयोग होते हैं। तो मुख्य नियमों में सभी जो सीखते हैं ये सभी मुख्य नियम वहां पे प्रयोग होते हैं। तत्परता का नियम यानी जब हम किसी चीज को निरंतर सीखते रहते हैं तो उस कार्य में तत्परता आ जाती है और हम उसे जल्दी सीख पाते हैं। दूसरा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जब हम किसी चीज को निरंतर करते रहते हैं तो अभ्यास करते हैं, यानी कि हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम और अधिक सीख पाते हैं। तीसरा आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यानी कि जब हमने अभ्यास किया तो प्रभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो प्रभाव का नियम, यह प्रभाव का नियम जैसे सकारात्मक, हम परीक्षा में पास हुए तो हमारे अंदर अच्छी मतलब सकारात्मक ऊर्जा आई, पॉजिटिव सोच हुई। तो नकारात्मक यानी कि हमारी नकारात्मक तैयारी धुलमुल होना या निरसता। सभी को स्पष्ट है? पहला नियम है तत्परता का नियम, सभी नोट कर लें। और दूसरा है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। और गौड़ नियमों की संख्या 5 है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम और तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी आंशिक क्रिया का नियम अंश से पूर्ण की ओर। यह परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अंश से पूर्ण की ओर कौन सा नियम लागू होता है, तो ये गौड़ नियम है और आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम। तो गौड़ नियम आप सभी गृह कार्य के रूप में इस पर अपने पुस्तकों से अध्याय करेंगे।
ये गृह कार्य के रूप में होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? महोदया, ये थांडाइक जो आचार्य हुए हैं, इनका मुझे नियम थोड़ा समझ में नहीं आया, कम आया। जो थांडाइक महोदय हुए हैं, इन्होंने जैसे इनके मुख्य नियम है, यानी मुख्य नियम जो हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो ये जो 3 नियम इन्होंने बताए हैं मुख्य, ये सभी में हमारे लागू होते हैं जो भी हम सीखते हैं। यानी कि तत्परता, यानी कि तत्परता का नियम हम इसे समझ सकते हैं। तत्परता अर्थात तैयारी का नियम। तैयारी, जैसे तैयारी का नियम, कुछ भी करने सीखने से पहले हम तैयार होते हैं और उस कार्य को पूरा करते हैं। तो और अगर हम किसी कार्य को, जैसे हम तैयार होते हैं तो तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं। जैसे अगर हम तैयार नहीं हैं आज की कक्षा लेने के लिए तो हम नहीं लेंगे, और अगर हम तैयार हैं तो हम उस कार्य को करेंगे। और दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम, जब हम किसी चीज को करने के लिए बार बार अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस चीज को हम हासिल कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर भी कुएं पर रस्सी की रगड़ से निशान पड़ जाता है, अभ्यास बाल्टी से पानी रस्सी से ऊपर नीचे खींचने पर उस पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। तो फिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य अगर अभ्यास करे तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास का नियम यही बताता है। और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो जैसे हम अभ्यास, जैसे पहले हमने तैयारी की, तत्परता का नियम, दूसरा हुआ अभ्यास का नियम। तो हम पूर्ण रूप से तैयार हुए, हमने अभ्यास किया और वो प्रभाव हम पे पड़ा। तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। परिणाम सकारात्मक हो तो जोश उत्पन्न होता है और रुचि भी बढ़ जाती है, और जब तो वहां हमारा हम अधिगम जल्दी करते हैं। स्पष्ट हुआ? जी मैम। जी। धन्यवाद। तो आज का एक नवीन प्रकरण आपके समक्ष आज की अध्यापिका प्रियंका के द्वारा यहाँ पे रखा गया। मैं कुछ कहूँ उससे पूर्व यहाँ जुड़े हुए छात्र अध्यापकों की प्रतिक्रिया मैं प्रियंका के शिक्षण के संदर्भ में लेना चाहूँगी। तो एक एक करके सभी अपना मत देंगे। सबसे पहले आएंगे कमल, आप बताइए। जी मैम, जो पढ़ाने का तरीका था थोड़ा धीमा था, उन्होंने उदाहरण सहित दिया, वो अच्छा था उनका पढ़ाने का ढंग। प्रमोद कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा एक प्रश्न था, लेकिन तब तक इन्होंने धन्यवाद बोल दिया तो फिर मैंने पूछा नहीं। वो काफी बार कह चुकी हैं कि वो काफी बार पूछ चुकी थी। किसी का प्रश्न आपने विलंब कर दिया। नहीं मैम, तब तक मैम नरेश जी ने बोल दिया था, तो फिर मुझे बात काटना सही नहीं लगा, तो इस चक्कर फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई मैम उनके पढ़ाए हुए प्रकरण के संदर्भ में बताइए।
जी मैम, उन्होंने उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं से पढ़कर बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द अगर मन से निकले तो कुछ गति हो रहती है, कुछ और दूसरी होती है, लेकिन यदि हम कहीं से पढ़कर सुना रहे हैं तो उसका थोड़ी सी पता लग जाता है। तो उस चीज में थोड़ी सी सुधार करना चाहिए कि शब्दों को कैसे बोलना चाहिए और किस बात का उदाहरण कहाँ पर देना चाहिए। अब इन्होंने व्यवहार परिवर्तन में कहा कि जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि चालक लिखा है, अब चालक और चालक शब्द में अंतर स्पष्ट हुआ तो व्यवहार परिवर्तन है। तो छात्र समझेगा कि केवल शब्दों का अर्थ पता लगाना ही व्यवहार परिवर्तन है। उस चीज को इन्हें थोड़ी सी व्याख्या करना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन केवल शब्दों का अर्थ पता लगाना नहीं है। हाँ, तो मैम इस पर थोड़ी सी उन्हें ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का अर्थ किस तरीके से बताया जाए। प्रवीण पंत। जी मैम नमस्कार। मैम उनका तरीका बहुत अच्छा था पढ़ाने का, लेकिन जो दृष्टांत है वो मतलब कहीं कहीं पे सही थे, लेकिन कहीं कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। गौरव। जी मैम प्रणाम। मैं जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था और शारीरिकरण भी था और स्पष्टता भी थी उसमें शब्दों में, और जो उनके जो उदाहरण थे वो मतलब हर किसी पे जो घटित होते थे उसके द्वारा उन्होंने उस विषय को पूरा किया, तो ठीक था उनका। मैम सैफाली। मैम प्रणाम। जो प्रियंका जी का था पढ़ाने का तरीका अच्छा था, परंतु उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ना किसी मत कहीं से पढ़ के समझा रहे हूँ, और उदाहरण उन्होंने अच्छे दिए, शब्दों की स्पष्टता थी, वरना सब अच्छा था। प्रवीण। महोदय कहीं कहीं पर अच्छा। प्रवीण, ये बताओ कि जो अभी बात आई कि वो शायद पढ़ के बता रही थी, तो पढ़ के बताना और उसको अपने स्लाइड के साथ एडजस्ट करना, ये दोनों काम किस तरीके से आपस में जुड़ सकते हैं? मैम प्रवीण बोला आपने? बिल्कुल प्रवीण कहा मैंने। जी मैम थोड़ा आवाज कट रही थी ना। जी मैम एक बार और क्वेश्चन सुन सकता हूँ? चंदू शर्मा, क्या क्वेश्चन मैंने कहा अभी? जी प्रश्न क्या कहा मैंने अभी? मैम कविता, क्या प्रश्न कहा अभी? मैम पढ़ के और स्लाइड में क्या हुआ है? पढ़ के सुनना और स्लाइड में मैम इससे नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस करी मैडम, पढ़ा है उन्होंने जिस तरह उन्होंने बोला है। प्रश्न क्या किया हमने अभी? प्रश्न पूछा जा रहा है। मैम आपने ये बोला कि पढ़कर और स्लाइड से मतलब बोल सकते हैं। हाँ बताओ चंदू शर्मा, क्या बात कह रहे हैं आप? जी मैम, आपने जो पूछा उसका उत्तर ये था कि शॉर्ट मतलब नोट्स बना के छोटे छोटे से हम उनको कर सकते हैं, एक ही स्लाइड में कर सकते हैं। तो प्रवीण पंत, अब समझ में आया प्रश्न क्या है? नहीं मैम अभी भी नहीं आया समझ में। तो कहाँ ध्यान लगा हुआ था? इतना नेटवर्क गायब हो गया कि समझ में ही नहीं आया? मैम उस टाइम जिस टाइम आप कह रहे थे उस टाइम तो नहीं आ पाई, लेकिन अभी आ पा रही थी आवाज, तो लेकिन समझ नहीं पाया मैं, मतलब कविता जी क्या कह रही हैं। प्रश्न को ठीक से सुना, कौन प्रश्न बताएगा? अटेंशन इसी को कहते हैं कि हम कक्षा में कितना ध्यान दे रहे हैं। गगनदीप ने हाथ उठाया, बताओ गगनदीप।
मैम आपका प्रश्न ये था कि जैसे उन्होंने बात उठाई कि प्रियंका जी लिखा हुआ है उसको पढ़कर बता रही है, तो आपका प्रश्न वैसे ही उठा कि पीपीटी एक चल रही है जिसमें प्रकरण साथ साथ चल रहा है और पीछे से वो जो अपना विषय बोल रही है वो साथ ही बिल्कुल पीपीटी वाला है, तो क्या ये दोनों एक साथ हुए हैं, ऐसा संभव है? आपका प्रश्न उस पर था। तो अब स्पष्ट हो गया प्रवीण प्रश्न? जी मैम। बताओ अब। मैम अगर जैसे कि कहना चाहेंगे, अगर पीपीटी चल रही है और साथ में अगर आप अपना व्याख्यान कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जैसे कि अगर हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम क्लास में समुपस्थित हैं तो हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे। अगर हम पहले अगर जो हमारा पीपीटी पे है लिखा हुआ उसको हम अगर एक बार समझाते हैं लोगों को और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, तो वो थोड़ा सरलीकरण हो सकता है। चलिए, प्रश्न कौन समझ गया है जो आंसर देना चाहेगा? चंदू शर्मा बताओ। जी मैम, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके मैम उनको पीपीटी में अलग से लगा के, ताकि जिनको देख के पूरा प्रकरण समझ में आ जाए। नवीन जी जी प्रणाम मैम। जी मैम, जो पीपीटी के थ्रू ये पढ़ा रहे थे वो बहुत धीरे पढ़ा रहे थे और सही पढ़ा रहे थे, समझ आ रहा था। ये था कि अगर पीपीटी के थ्रू अगर देख करके ये पढ़ाना चाहे तो पीपीटी में जो चीज लिखी गई है वही चीज वो दोहराए, लेकिन व्याख्यायित रूप में अपने भी शब्दों का यदि अधिक प्रयोग करे तो वो आसान रहेगा मैम। तो आप सभी को मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया गया और जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया है कि कमी को निकाल कर समक्ष लेके आइए और आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। आज के शिक्षण का जो सबसे इफ़ेक्टिव पार्ट है, क्योंकि वही व्यक्ति अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित कर पाता है जो जिसने मेहनत की हो अपना पढ़ाने के लिए। सहायक सामग्री आपके शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको आपने किस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है इसको आप देख सकते हैं, चूँकि अभी हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर आपकी पीपीटी स्लाइड चल रही है और उसको प्रदर्शित करने के लिए अगर आपने और भी अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, उसको व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का ढंग आपने पूर्व में व्यवस्थित किया हुआ है, तो आज तक के कक्षा शिक्षण में आपको यही बताया गया कि आपको अपनी पूर्ण तरीके की तैयारी के साथ में कक्षा में प्रस्तुत होना है। आज की जो प्रस्तुति हुई है, अभी तक जितनी भी प्रस्तुतियां आपके समक्ष आई उनमें सबसे व्यवस्थित मैं कहूँ प्रदर्शन आज की कक्षा में प्रियंका के द्वारा किया गया है और व्यवस्थित प्रशिक्षण में उन्होंने अपने सामने अपने लिए अलग से अगर नोट्स भी बनाए हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उन सारे आयामों का ध्यान रखा जो आयाम की अपेक्षा आप सभी से की जा रही है। उन्होंने उन सभी आयामों का ध्यान रखा कि किस तरीके से प्रकरण को प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के मुख से निकाला जाना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावना प्रश्नों को पुट किया गया, किंतु प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए अध्यापिका को यह भी अपने में सुधार करना है कि जब आप उत्तर विद्यार्थियों से लेते हैं और आप उन्हें पुनर्बलन प्रदान कर रहे हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पूर्ण उत्तर कहने के लिए कहा जाए। इस सृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मानव है, आपने पूछा और उसके बाद आपने वेरी गुड कह दिया। आप विद्यार्थी से कहिए कि पूर्ण उत्तर दीजिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जब हम पुनर्बलन दे रहे हैं तो एक ही पुनर्बलन के एक ही वाक्य को बार बार हमको नहीं दोहराना है। हर
क्रिया के बाद वेरी गुड, हर क्रिया के बाद वेरी गुड। पुनर्बलन के अलग अलग आपको तरीके हैं, कहीं शाबाश, कहीं उत्तम, कहीं आपने वेरी गुड कह दिया, कहीं आपने सर्वोत्तम कह दिया। जो अलग अलग तरीके हैं पुनर्बलन के, उनको आपको अपने व्यवहार में अंगीकृत करना है। इसलिए अंगीकृत करना है, अगर आप हर शब्द के बाद उसी शब्द का प्रयोग कर रही हैं विद्यार्थी से पूछने के बाद, तो विद्यार्थी आपके पूरे प्रकरण में से केवल आपका एक शब्द उठा लेंगे कि वेरी गुड कहने वाली मैडम कौन सी है। इसका अर्थ क्या है कि आपका उपनाम आपकी शब्दावली के नाम पर रखा जा सकता है। आमतः आप सभी जानते हैं कि टीनेजर की आयु में विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकांशतः अपने अध्यापकों का उपनाम रखा करते हैं, जिससे वो आपस में संबोधित किया करते हैं। हो सकता है आपने भी अपने अध्यापकों का नाम रखा हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई शब्द जो आपका तकिया कलाम जिसे कहा जाता है न बन जाए, इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अध्यापिका के द्वारा आगे के प्रकरण को बहुत सहजता और सरलता से पढ़ाया जा रहा था। साथ ही साथ अपने दैनिक जीवन का उदाहरण, अभी तक जितने भी प्रस्तोता आए हैं अपने दैनिक जीवन के उदाहरण को कोई भी सामने लेके नहीं आया, लेकिन किसी प्रकरण को समझाकर उसे बताना। जैसे यहाँ एक प्रश्न भी उठा कि व्यवहार परिवर्तन केवल इसको नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने शब्दों का परिवर्तन कह दिया और उसी से व्यवहार परिवर्तित हो गया। ये एक व्यवहार परिवर्तन का छोटा सा उदाहरण दिया गया कि आप अपनी शब्दावली को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं और आप कैसे ध्यान रखेंगे कि मुझे शुद्ध वर्णमाला का आना आवश्यक है, शब्दों के शब्दकोश का ज्ञान होना मुझे आवश्यक है, ये मेरे व्यवहार में अंगीकृत मुझे करना चाहिए। इसमें मुझे सीखने की आवश्यकता है कि कौन सा शब्द उसका क्या अर्थ निकल के आ रहा। एक छोटा सा उदाहरण अपने जीवन से घटित घटना को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर लिया और उस उदाहरण के माध्यम से विद्यार्थी केवल प्रेरणा के रूप में उसे ले सकता है, हाँ मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे कि मैं आगे चलकर उसे सीख गया। उन्होंने चित्र के माध्यम से, जिसे सहायक सामग्री कहा जाता है, इंगित किया कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चा दीपक की लौ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हाथ जल जाता है। तो ये कहाँ पर किस तरीके से किसको कितना प्रयोग में लेके आना है, ये प्रयोग में लेके आया जाना आज अत्यधिक सराहनीय रहा है। और अंत में आपने मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया, पूछा कि आप बताइए कि इसके अंतर्गत क्या दृष्टांत आ सकता है। इसका अर्थ मैं ये लगाऊं कि जो मैंने निर्देश प्रदान किए हैं आज की कक्षा में अध्यापिका के द्वारा, केवल मैं ये कहूँ 2 छोटी सी कमियां रखी गई हैं। वो है छात्रों से सामूहिक उत्तर ना पूछना और दूसरा है पुनर्बलन की बार बार एक ही शब्दावली की रिपीटेशन होना। उसके अलावा संपूर्ण पाठ्य योजना का जो स्वरूप होता है, एक सूक्ष्म स्वरूप जो अभी आपको दर्शाया गया है प्रस्तुतिकरण के लिए, उन सभी आयामों का बहुत उत्तम तरीके से प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे। तो मैं प्रियंका की सराहना करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा आज की कक्षा का प्रस्तुतिकरण दिया है और आपकी आज की प्रस्तुतिकरण को देखकर ये मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा अपने में सुधार करेंगी तो एक आवश्यक रूप से भविष्य में अच्छी अध्यापिका के रूप में अपने प्रकरण को आप समझाएंगी, क्योंकि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है अपने विद्यार्थी को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और उन प्रतियोगिताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर अपने प्रकरण के दौरान उनका ध्यान आकृष्ट करना कि ये प्रकरण भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता की दृष्टि से। तो अपने प्रकरण में अध्यापक ने इस बिंदु का भी ध्यान रखा, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके पढ़ाने को देख के लग रहा था कि आपने अपने प्रकरण की अच्छी तैयारी की हुई है और एक
परिमार्जित जो अध्यापक तैयार करने की बात हम सोच रहे हैं, वैसे अध्यापक की ओर आप बढ़ रही हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चे, आज का प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा बहुत अच्छा किया गया। साथ ही साथ मैं मूल्यांकन करने वाले अभी सभी अपने छात्र अध्यापकों को ये भी निर्देशित करना चाहूँगी कि हमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि जो हम अपना प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आज के प्रस्तुतिकरण से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए अंगीकृत आपको करनी चाहिए। वो स्टेप कैसे फॉलो किया गया और उस स्टेप को फॉलो करते हुए हर चीज़ का कैसे ध्यान रखा गया है, और ध्यान रखते हुए चाहे उन्होंने अपने सामने एक शॉर्ट नोट अभी रख लिया, क्योंकि प्रथम प्रस्तुति है। फिजिकल प्रस्तुति जिस दिन सामने होगी, प्रत्यक्ष प्रस्तुति, उस दिन भी आवश्यक रूप से अध्यापक अपनी पूर्व अच्छी तैयारी करके आएगा, जब उसके हाथ में नोट्स नहीं होंगे और वो पढ़ा रहा होगा। लेकिन हर स्लाइड के साथ में अपने कंटेंट को मैच करना, और यहाँ पर मुझे क्या कहना है, किस बात को रखना है, इस बात को प्रेजेंट करना, ये शिक्षक की जिसको तारतम्यता कहते हैं, आपस में कनेक्शन जोड़ना जिसको कहा जाता है, इस गुण को सीखने की आवश्यकता है। और उस गुण को आज के प्रस्तुतिकरण से आप सभी को आवश्यक रूप से अंगीकृत करना चाहिए कि हमें भी अपनी हर स्लाइड में जो लिखा हुआ है उसमें एक तो अपने से घटित दृष्टांत हैं या विद्यार्थी से घटित दृष्टांत हैं। जैसे लर्निंग का टॉपिक आपका चल रहा है, तो लर्निंग चूँकि एक बहुत इफ़ेक्टिव पार्ट है आपके टीचर्स ट्रेनिंग का, और साथ ही साथ प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये प्रकरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट प्रकरण से संबंधित जैसे नियमों की यहाँ चर्चा की गई, टाइप्स ऑफ लर्निंग की चर्चा की जाती है, यहाँ से आपके बहुत अधिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो प्रतियोगिता के लिए आपको आवश्यक रूप से याद होने चाहिए। जैसे मूल्यांकन का प्रश्न पूछा गया कि लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया, तो विद्यार्थी ने शायद अभी अध्ययन नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने स्किनर का नाम यहाँ पे ले दिया। जब साइकोलॉजी का डेवलपमेंट आता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के उस डेवलपमेंट में बताया गया है कि लॉ ऑफ लर्निंग कैसे क्रिएट हुआ, कौन सी सदी में क्रिएट हुआ, और किसने इसको जाकर बाद में लर्निंग का एक महत्वपूर्ण नियम को क्रिएट करके सोसाइटी के सामने रखा। और आज भी जो भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं या जितने भी टीचर क्रिएट किए जा रहे हैं, सबको अनिवार्य रूप से इस कंटेंट को बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब आप टीचिंग करवा रहे हों तो आपको इस प्रकरण का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। तो प्रकरण से संबंधित विशिष्ट व्याख्यान मैंने पीपीटी के रूप में निर्मित करके उसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके लिए यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है। आप लर्निंग के इस कंटेंट को जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अप कर सकते हैं, ताकि जब कभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास प्रश्न आए तो आप उसको नहीं अध्ययन कर पाए या नहीं समझ पाए थे, इस कारण से उस प्रश्न को छोड़कर ना आए। तो हर अध्यापक का यही दायित्व होता है कि अपने विद्यार्थी को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जाए, जो कि आज के प्रकरण में किया गया है। तो आज का पहला प्रकरण हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारे पास आज का द्वितीय प्रकरण